वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर बल और वैद्युत क्षेत्र कैसे क्रिएट किया जाता है और एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण भी हो सकता है, ऋणावेश के कारण भी हो सकता है और धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र संबंधी फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जो अगर धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्रिएट किया जाता है, ये कोई पार्टिकल है, कोई कण है, उस पर धनावेश है, धनावेश के कारण इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं है, वैद्युत बल रेखाएं, वे इस प्रकार चलती है, इस प्रकार इन और उनकी डायरेक्शन ये एरो के निशान के द्वारा हम देख सकते हैं। इनके धनावेश से बाहर की ओर डायरेक्शन होती है वैद्युत बल रेखाओं की, और ये ही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है, वैद्युत क्षेत्र की। अब कण रखते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है जिसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर हम इसमें कोई निगेटिव चार्ज रखते हैं, ये निगेटिव चार्ज रखते हैं, इस पर भी फोर्स लगेगा। कौन सा? आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल की डायरेक्शन क्या होगी? F2। तो हमने बताया कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा और धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर फोर्स जो लगता है उसकी डायरेक्शन। अब इधर चलते हैं, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगर ये कोई कण है, इस पर ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है इस प्रकार क्रिएट होता है, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसमें कोई भी आवेशित कण प्रवेश करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अब ये इसकी जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की? देखो आप, ऋणावेश की ओर हमेशा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आवेशित कण रखते हैं जिस पर प्लस चार्ज है, तो एक निगेटिव है, पॉजिटिव है, इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की है वही डायरेक्शन फोर्स की होगी पॉजिटिव के कारण। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। ये निगेटिव चार्ज अगर हम इसमें रखेंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। तो इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन देखने से पहले हमें ये देखना है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार क्रिएट है, कि वो धनावेश के कारण है या ऋणावेश के कारण है। अगर उसमें वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है धनावेश के कारण उत्पन्न हुआ है, और धनावेश में जो धनावेश रखेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो ये होगी। इसको आप समझ सकते हो। आप अगर वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है इस प्रकार है तो हम कह सकते हैं कि ये ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है, और ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा उसमें हम क्या रखेंगे? अगर ऋणावेश ही रखेंगे तो उस पर बाहर की ओर बल लगेगा, और धनावेश रखेंगे उस पर अंदर की ओर। इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, उन दोनों के कारण भी वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। अब हम जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसकी जो डायरेक्शन है उसको किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, एक निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जो वैद्युत बल रेखा है वे बाहर की ओर चलती है, और निगेटिव चार्ज से जो बल रेखा है वे अंदर की ओर आती है। ये डायरेक्शन है जो आपने अभी पढ़ा है पीछे, जो आपने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा है। अब अगर हम इन दोनों को पास पास रख देते हैं तो वैद्युत बल रेखा है जो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर चलती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अलग अलग पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशा है। किसी भी पॉइंट पर यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करनी है, तो इस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो जब इस पर स्पर्श रेखा होगी तो उसकी डायरेक्शन जो है वह वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगी। हम आपको बताएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेशित कण अथवा ऋणावेशित कण रखा हो तो उस पर कितना बल कार्य
करता है और उस बल की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, ये हम इस टॉपिक में आप सबको बताएंगे। यदि हमारे पास एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट है तो उनके मध्य एक समान वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। जो बल रेखाएं हैं वे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, वेक्टर ई। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस प्रकार यहाँ पे एरो का निशान बना है, तो हम मान सकते हैं कि इस साइड में धनावेश है और इस साइड में क्या है, उसका ऋणावेश है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेशित कण रखते हैं, उस पर बल देखते हैं कि कितना बल कार्य करता है। मान लीजिए यहां पर हमने Q कूलाम का कोई चार्ज रख दिया, प्लस Q कूलाम का कोई चार्ज रख दिया, इस पर देखते हैं हम कितना बल कार्य करता है। ये धनावेश है और ये क्या है, धनावेश। धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल है, और ये ऋणावेश है, धनावेश है, इन दोनों के बीच आकर्षण बल है। तो प्रतिकर्षण आकर्षण, तो वैद्युत जो बल की दिशा है वो ये हो जाएगी। में कोई निगेटिव चार्ज रखते हैं, कोई भी निगेटिव चार्ज रखते हैं, ये हमने इसमें निगेटिव चार्ज रख दिया, निगेटिव चार्ज। इन दोनों के मध्य कैसा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल, और इन दोनों के मध्य कौन सा है, प्रतिकर्षण। यानी कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण है, इन दोनों के बीच आकर्षण है, तो ये आवेश पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। टोटल रिजल्ट हमारा ये निकलता है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हम कोई धनावेशित कण रखते हैं, तो धनावेशित कण पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेशित कण पर जो लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। पॉइंट यह है कि ये जो फोर्स लगता है इसका मान कितना होगा, कितना फोर्स लगेगा। फोर्स लगता है QE, F बराबर QE, यानी कि आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर जो है वैद्युत बल कार्य करता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कोई भी आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला जो बल है F बराबर QE, जहां Q आवेश है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और बल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसकी डायरेक्शन इस साइड में है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपने पढ़ा, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है। ये 12 होगी। जब वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो अभी आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेशित कण पर बल लगता है। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक इस सिरे पर, एक इस सिरे पर। इस सिरे पर धनावेश होता है, इस पर बल लगने वाला जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जो आपने अभी पढ़ाया है बराबर QE। और जो ऋणावेश पर बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, F बराबर QE। तो दोनों बल परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इनकी अलग अलग है। यदि किसी निकाय पर दो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत बल लगे हो तो उनको कहते हैं बल युग्म। और ये बल युग्म क्या करता है, निकाय को घुमाने का प्रयत्न करता है, इस घुमाने की जो प्रवृत्ति है उसको कहते हैं बलाघूर्ण। तो इस प्रकार हम इसका बलाघूर्ण निकाल सकते हैं कि इसमें घुमाने की जो प्रवृत्ति है वह कितनी है। बलाघूर्ण कैसे निकाला जाता है, तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको टो से प्रदर्शित करते हैं। अब क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी निकालते हैं। हमें यह दूरी इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, इन दोनों के बीच की दूरी है। तो हमें BC की वैल्यू निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, इसका कर्ण है AB, और इसकी वैल्यू क्या है 2L। तो यहां से हम निकाल सकते हैं BC = 2L sin थीटा। अब मान रख देते हैं
बल गुण क्या, गुण को टो से प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर क्या है हमारा फार्मूला, एक बल, बल का मान कितना है, एक बल यानी कि F गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC। तो F गुणा BC, F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है QE और BC की वैल्यू है 2L sin थीटा। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 2QLE sin थीटा, और 2QL आपने पढ़ा है, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण PE sin थीटा। तो टो बराबर क्या आ जाएगा, PE sin थीटा। अधिकतम बलाघूर्ण कब लगेगा, जब sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और sin थीटा की वैल्यू 1 जो है वो 90 डिग्री की होती है। तो जब ये वैद्युत द्विध्रुव इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा तब इस पर जो अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, टो मैक्स बराबर PE। तो अधिकतम बलाघूर्ण तब लगेगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और वो अधिकतम बलाघूर्ण कितना होगा, इसको टो मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। मैक्स माने होता है मैक्सिमम, अधिकतम, और वो आ जाएगा हमारा PE। तो अधिकतम बलाघूर्ण होता है PE, और ये तब लगता है जब वैद्युत द्विध्रुव में 90 डिग्री के। अब हम आपको वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित जो आंकिक क्वेश्चन है उनको हल करना सिखाएंगे। फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को जो आंकिक क्वेश्चन है उनको हल करने में आती है। आप हमारी क्लास रेगुलर लीजिए, आपको आंकिक क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वह 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और उसका फार्मूला होता है 2QL, और मात्रक होता है इसका, Q का मात्रक कूलम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक होता है इसका कूलम मीटर। हम फार्मूले से ही मात्रक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे Q क्या है, हमारे द्विध्रुव निकाय में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का जो गुणनफल है उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश का परिमाण समान होता है, लेकिन उनकी जो प्रकृति है वह अपोजिट होती है, एक धनावेशित होता है और दूसरा ऋणावेशित। तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, Q है हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दोनों पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद 2L जो दोनों के जो बीच की दूरी है, इसको ध्यान रखें, 2 और L दोनों एक साथ ही रहेगा, यानी कि दोनों आवेशों के जो बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं 2L। और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.53 10⁻⁻10 की मल्टीप्लाई करते ही एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाएगा। अब हमें निकालना है P बराबर, आपने पढ़ा 2QL होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q गुना 2L, क्योंकि 2L जो है वो एक साथ है। तो Q की वैल्यू है हमारी 1.6 गुना 10⁻⁻19, और जो 2L की वैल्यू है हमारी 0.53 और 10⁻⁻10। इसकी मल्टीप्लाई 1.6 की 0.53 में कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 0.848, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी। देखो पावर में सभी स्टूडेंट जो है वे पावर जोड़ने में गड़बड़ करते हैं। पावर क्या होती है, अगर दोनों पावर समान चिन्ह की है, दोनों पावर के चिन्ह क्या है, बिल्कुल समान है, तो उनको जोड़ दिया जाएगा। अगर दोनों पावर के चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो उनको घटा दिया जाएगा, और उस चिन्ह की पावर हमारे पास शेष बचेगी जिसकी पावर ज्यादा थी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के जो चिन्ह है वे समान है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो रहेंगे माइनस के ही जोड़ दिए जाएंगे, ये होगी पावर 29, और मात्रक था इसका कूलम मीटर। अब जो साइंस में जो आंसर लिखे जाते हैं उनमें जो पॉइंट है वो एक अंक के बाद होनी चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट जो है हमें यहाँ पर लानी है इसको। तो पॉइंट को हमने एक अंक इधर खिसकाया, एक अंक इधर खिसकाने से जितने अंक भी हम पॉइंट को इधर खिसकाएंगे उतनी ही पावर इसमें से माइनस कर देंगे। तो एक अंक खिसका तो एक ही पावर क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 8.48 10 की पावर, ये माइनस की 29 है, ये माइनस की 1 है, दोनों माइनस के जोड़ दी जाएगी, माइनस की क्या हो जाएगी 30 और मात्रक होगा इसका कूलम मीटर। अब हम आपको इस
इस फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उनको सोल्व करने का प्रयास करें। यदि आपको उनको हल करने में कोई प्रॉब्लम होती है या आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कुछ ही दिनों में हम लाइव क्लास का भी विशेष प्रबंध करने जा रहे हैं, जिसको आपको मॉर्निंग में और एक इवनिंग में दोनों टाइम आपको एक लाइव क्लास दी जाएगी, जिसमें फिजिक्स के जो है आंकिक क्वेश्चन समझाए जाएंगे।